तो हेलो एवरीवन। तो आज का चैप्टर 2 जियोग्राफी क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का रिसोल्यूशन होने जा रहा है। तो बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर 1 को थोड़ा रिवाइज कर लें। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और चैप्टर 2 में हम सब पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जो कि यह एनसीईआरटी क्लास है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि आपको समझना है यह क्या बोल रहा है भाषा में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सरल रूप में बनाना है आपको। तो सबसे पहला है क्या, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या, इस पूरा विश्व में कितना जनसंख्या, वितरण वह किस प्रकार से फैले, घनत्व कहाँ पर कितना डेंसिटी है, वृद्धि किस क्षेत्र में कितना वृद्धि हो रहा है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, विश्व जनसंख्या कहाँ कितना फैला है, कहाँ कितना घनत्व है, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला बोल रहा है किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। सही बात है, किसी भी देश के निवासी जो अस्थायी निवासी हैं वही उस देश का धन होता है। तो हम लोगों ने हाईलाइट कर चुके हैं जो जो पढ़ना। और विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरण है। एशिया की जनसंख्या संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए, एक भूगोलवेत्ता जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है कि एशिया में बहुत स्थानों पर कम लोग रहते हैं। एशिया में बहुत स्थानों पर, यानी एक से अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। बोल सकते हैं तो बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये किसका कथन है? जॉर्ज बी क्रेसी का। एग्जाम में पूछा जाता, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा आपका जॉर्ज बी क्रेसी। अगला है आपका विश्व के जनसंख्या के प्रारूप। बोल रहे विश्व का जनसंख्या कहाँ कितना प्रतिशत है, किस स्थल में, किस महाद्वीप में कितना पाया जाता है। तो बोल रहा है जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ पृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है क्या, लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, इस विश्व में लोग कहाँ और किस प्रकार से फैले हुए हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है ये। तो अगला है विश्व की जनसंख्या का 90% 10% स्थल भाग में निवास करती है। बोल रहे विश्व की जो जनसंख्या है वो 90% मात्र 10% स्थल पर निवास करती है। बोल सकते हैं 90% जो व्यक्ति है, व्यक्ति वो 10% भाग पर निवास करती है, 10% भाग पर निवास करती है। तो आगे है आपका विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है इन देशों में, जो कि यहाँ कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। सबसे अधिक आपका चीन में देखिए विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है कुछ इस देशों में, जिसमें 6 एशिया में स्थित है, जिसमें ऊपर का 6 एशिया में स्थित है। देखिए जैसे हो गया चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, जो कि 6 देश इसमें एशिया में शामिल है। और 60% जनसंख्या निवास करती है मात्र एशिया में, जो कि यहाँ पर आंकड़ा में दिया हुआ है, आंकड़ा में दिया गया है 6 देश इसमें एशिया में निवास करती है। अगला है आपका जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व का अर्थ है कि लोग किस प्रकार से फैले हैं, किस स्थल पर किस प्रकार से फैले हुए हैं। तो बोल रहा है लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक है। यहाँ यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी बोल सकते हैं तो जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। देखिए जैसे इसका फॉर्मूला दे दिया है, जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। बोल रहा है क्या, जनसंख्या का घनत्व क्या बोल रहा है
क्या किसी भी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, एक साफ सा शब्द है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो आगे उदाहरण के तौर पर दे दिया है, क्या क प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है तो इतना क्षेत्रफल लिख दिया, जनसंख्या इतना है, तो आपका हो गया 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यही लिखना है यहाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला है आपका और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कोई भी क्षेत्र में जब व्यक्ति रहता है तो वहाँ उस क्षेत्र में व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कुछ घटक या कुछ कंपोनेंट जरूर होते हैं, जिसमें से पहला है भौगोलिक यानी प्राकृतिक कारक यानी भौगोलिक कारक बोल सकते हैं। पहला है आपका जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, तो जल के लोग उन क्षेत्रों में रहने के लिए प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से प्राप्त हो सके और ताकि वह कृषि करने में आसानी हो और पशु को पालने में आसानी हो। इसीलिए जहां जल अधिक होता है, जहां जल की उपलब्धता या जहां जल आसानी से प्राप्त हो सके, उस क्षेत्र में लोगों का रहने को प्राथमिकता देते हैं। जैसे हो गया आपका जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योग और नौ संचालन में किया जाता है। दूसरा है भू आकृति यानी स्थल। लोग समतल मैदानों में, एक समतल यानी प्लेन स्थल में निवास करना पसंद करते क्योंकि वहां पर सड़क निर्माण आसानी से किया जा सके। एक प्लेन समतल भाग पर निवास करना व्यक्ति अपने आप को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उस जगह आप गृह निर्माण कर सकते हैं, सड़क का निर्माण कर सकते हैं या अन्य औद्योगिक सेक्टर का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है आपका जलवायु। जलवायु क्लाइमेट हो गया, जैसे कुछ अधिक गर्म या कुछ अधिक ठंडे भागों में रहना लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि एक संतुलित जलवायु में रहना अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि एक संतुलित जहां अधिक गर्मी है, अधिक ठंडी है, तो उस क्षेत्र में लोगों को रहने अपने आप को प्राथमिकता नहीं देते। जैसे यहाँ लिखा गया है क्या, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल का विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होता है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। तो ये था आपका जलवायु। मृदा है, मिट्टी। देखिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, देखिए जहां पर उपजाऊ मिट्टी है उस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में आसानी से कृषि किया हो सकता है और वहां पर अलग अलग प्रकार के कृषि निवास कर सकते हैं उस स्थल पे जहां पर कृषि या मृदा अच्छी उच्च गुणवत्ता वाले मृदाएं उपलब्ध होंगे। दूसरा है आपका पॉइंट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आपका पहला है खनिज। देखिए खनन और औद्योगिक गतिविधि रोजगार उत्पन्न करते हैं। हाँ, खुदाई और औद्योगिक गतिविधि रोजगार उत्पन्न करते हैं। अथल कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। जहां जनसंख्या विरल होता है और अगर उस क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता है तो लोग वहां बसते हैं और उस जनसंख्या को सघन बना देते हैं। यानी विरल सघन क्या होता है? विरल सबसे कम, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जहां कम पाई जाती है, और सघन क्या हुआ? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जहां अधिक पाई जाती है। इसी में आर्थिक कारक में आपका दूसरा है नगरीकरण। लोग नगर में क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि वहां पर औद्योगिक और जो भी शैक्षणिक सुविधा है और रोजगार वो बेहतर से बेहतर प्राप्त होते हैं नगर में, और इसीलिए लोग अपने आप को रहने की प्राथमिकता सबसे अधिक नगर में देते हैं, ग्रामीण को छोड़कर नगर में देते हैं। क्योंकि अच्छी नागरिक सुविधा तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचती है। देखिए नगर में एक जीवन अच्छी या पूर्ण रूप से चलती है, इसीलिए सभी व्यक्ति सोचते हैं क्या हम एक अस्थायी रूप से नगर में निवास करें। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है, यानी बोल सकते हैं ग्रामीण से नगर में प्रवास होता है नगरीकरण के बदौलत। तीसरा है आपका किसमें? आर्थिक कारक में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियल। देखिए औद्योगिक, जहां पर उद्योग धंधा स्थापित होते हैं
वहाँ पर लोग व्यक्ति रोज़गार के अवसर से जाते हैं उस स्थल पर और उस स्थल पर सबसे पहले तो विरल जनसंख्या पाई जाती है। जैसे ही रोज़गार स्थापना होता है, उस क्षेत्र में सघन जनसंख्या हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर अधिक लोग अपने रोज़गार के लिए जाते हैं और वहाँ पर बल्कि नहीं केवल कारखाना के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन चालक, दुकानदार यानी बहुत से सेक्टर में कार्य मिल जाते हैं। सभी व्यक्ति अपने जो भी उसको रुचि है, जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उस फील्ड में उसको कार्य मिल जाता है। तो आपका अगला है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक क्या है? किसी भी समाज में और सांस्कृतिक कारक यानी बोल सकते हैं धार्मिक कारक एक प्रकार से। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। देखिए कुछ लोग अपने आप को बसने का प्राथमिकता सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पर देते हैं। क्योंकि सामाजिक कारक क्यों क्या होता है? देखिए सामाजिक कारक होता है क्या राजनीतिक रूप से एक संतुलित हो, राजनीतिक रूप से आप जिस भी समाज में निवास कर रहे हैं, उस समाज का जो भी राजनीति है वह संतुलित हो और राजनी फसाद, दंगे ये सब ना हो और हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक ऊर्जा के साथ वह समाज धनात्मक ऊर्जा में रहे, तो उस समाज में व्यक्ति रहने के लिए प्राथमिकता देते हैं। सांस्कृतिक कारक क्या है? देखिए जब कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है या रुचि होता है कि हमको धार्मिक स्थल में रहना है, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को धार्मिक स्थल में बसने को प्राथमिकता देते हैं। तो यही आपका अगला है आपका जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से। देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? एक साफ सा शब्दों में किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर जनसंख्या देखिए फिर से समझिएगा, जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय के दौरान, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आपका बोल सकते हैं क्या? जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि और धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। देखिए ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी भी क्षेत्र में यदि दो समय अंतराल के बीच अगर जनसंख्या कम हो तो ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या अगर कम हो, यही आपका बात की है जनसंख्या वृद्धि में किसी क्षेत्र में समय की किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। और बात करें आपका ऋणात्मक, अगर उसमें कम हो जाए, उस गिनती में किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि में किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में अगर जनसंख्या कम हो तो उसे ऋणात्मक वृद्धि और जनसंख्या अधिक हो तो उसे धनात्मक वृद्धि कहेंगे। आगे का पॉइंट है आपका जनसंख्या की वृद्धि आपको बता दिए। वृद्धि दर क्या है? यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत। देखिए जनसंख्या वृद्धि को आप प्रतिशत में ही व्यक्त कर सकते हैं। एक साफ सा शब्द एनसीईआरटी बोल रहा है, क्या यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है? हाँ। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र में दो समय अंतराल जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को ही प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या? जब किसी दो विशेष समय अंतराल में जन्म और मृत्यु से बढ़ने वाली जनसंख्या कोई प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो आपको लिखना है प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक वृद्धि। अगला है आपका जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म मृत्यु प्लस आप्रवास उत्प्रवास। आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अगला है आपका जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि बता दिए। जब किसी निश्चित समय में अगर गिनती में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो धनात्मक वृद्धि हो जाएगा और ऋणात्मक भी बता दिए। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के कंपोनेंट क्या क्या है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। देखिए जनसंख्या का परिवर्तन के तीन घटक हैं, जन्म और मृत्यु और प्रवास। जन्म क्या होता है और मृत्यु क्या होता है और प्रवास क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। देखिए पॉइंट आया है क्या, अशोधित मृत्यु दर क्या है?
औशोधित मृत्यु दर को आप औशोधित जन्म दर को आप जन्म दर के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं और जन्म दर का ही परिभाषा आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, औशोधित जन्म दर क्या है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के माध्यम जनसंख्या गुना 1000। बोल रहा है किसी वर्ष में जीवित जन्म। देखिए, आप सिंपल सा शब्द नहीं, बुक का शब्द मेरा शब्द समझिए। किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान जन्म लिए गए बच्चों, जन्म लिए गए व्यक्ति, जन्म लिए गए बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहते हैं या औशोधित जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर वही आपको कर देना, किसी विशेष समय में मृत्यु की गई, मृत हुई संख्या को ही मृत्यु दर कहते हैं। तो आगे है आपका प्रवास। प्रवास क्या है? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर उद्गम करते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो प्रवास कहलाता है। उद्गम तो वह स्थान जहाँ से गमन करता है उद्गम स्थान कहलाता है। देखिए, बोल रहे हैं जब लोग एक स्थल से, यानी मान लीजिए ये आपका गांव है, ये मेरा गांव है, यानी मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए तो ये मेरा गांव है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ आए हैं तो ये हो गया आपका उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान। और ये हो गया आपका गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान। ये हो गया गंतव्य स्थान जहाँ पर हम आए, और जहाँ से हम निकले हैं वहाँ वो हो गया हमारा उद्गम स्थान। तो यही बोल रहा है, जब कोई भी व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़कर, जब कोई भी व्यक्ति अपने स्थान, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान जहाँ छोड़ते हैं वो हो गया उद्गम और जहाँ पर जाते हैं वो हो गया गंतव्य स्थान। तो ये हो गया आपका। तो अगला है आपका जिस स्थल पर आगमन करते हैं बताए गंतव्य स्थान कहलाता है। देखिए, अप्रवासी उत्प्रवासी क्या होता है? प्रवास क्या होता है? प्रवास होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। अप्रवास क्या है? प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं। देखिए, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, जब ये हो गया आपका गांव, ये हो गया ग्रामीण, ये हो गया नगरीय। अगर मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ जाते हैं तो ये हो गया जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम बाहर जा रहे हैं वो हो गया हमारा उत्प्रवास, और जहाँ पर हम आए वो हो गया हमारा अप्रवास। अप्रवास क्या है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। और उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, यानी ये ग्रामीण खेतिहर और ये नगरीय औद्योगिक। अगर ग्रामीण से कोई भी व्यक्ति निकलते हैं और नगरीय औद्योगिक सेक्टर में जाते हैं और क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जाते हैं, तो ग्रामीण जहां से निकले उस ग्रामीण इलाका को हम लोग बोल देंगे उत्प्रवास, और जहां पर वो नगरीय औद्योगिक में गया वो हो गया आपका अप्रवास। तो यही बोल रहे हैं अप्रवास उत्प्रवास। अगला है आपका प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जब लोग उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, मान लीजिए ये क्षेत्र में रहते हैं और ग्रामीण इलाका, ये क्षेत्र में रहते हैं शहरी इलाका है। शहरी इलाका में आपका सब कुछ सुविधा है, नगरीय सुविधा, रोजगार सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, चिकित्सा सुविधा और भी अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। और ग्रामीण क्षेत्र में आपका न तो रोजगार का सुविधा है और बेरोजगारी उच्च स्तर का है, और रहन सहन की निम्न दशा है, राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जब उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं तो वो हो गया प्रतिकर्ष कारक। किस किस प्रभाव के कारण हम लोग को छोड़ने के लिए किसी भी क्षेत्र को मजबूर हो जाते हैं? बेरोजगारी हो गया पहला। दूसरा, रहन सहन की निम्न दशा है, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु। अगर जलवायु संतुलन में नहीं होंगे तो हम सब उस स्थल में नहीं निवास कर सकते, प्राकृतिक विपदा। और अपकर्ष कारक है क्या? हम लोगों को उस क्षेत्र आकर्षित करता है अपनी ओर आने के लिए, जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशा, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु। तो ये हो गया आपका। अगला है आपका क्या? जनसंख्या जनसांख्यिकीय संक्रमण। जब किसी जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने में किया जाता है,
उस क्षेत्र में कितना व्यक्ति खेती में जुड़ा हुआ है, कितना चिकित्सा में जुड़ा हुआ है, कितना प्राथमिक सेक्टर में जुड़ा हुआ है, कितना द्वितीय सेक्टर में जुड़ा है, कितना तृतीय सेक्टर में जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए और जिक्र करने के लिए हम लोग जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया खेती, ग्रामीण खेतिहर इंटू जनसांख्यिकीय संक्रमण नगरीय औद्योगिक। तो अगला है आपका इसको 3 चरणों में बाँटा गया है। जनसांख्यिकीय संक्रमण को 3 अवस्था में बाँटा गया है। प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था है उच्च प्रजनशीलता व उच्च मृत्युता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चितता और पूर्व से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ण अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। तो बोल रहा है इस प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होते हैं, क्योंकि इस समय व्यक्ति साक्षर नहीं होते हैं, इसी कारण। द्वितीय अवस्था आपका जन्म दर में ऊपर होता है परंतु मृत्यु दर निम्न होता है। इसलिए समय समय के साथ चिकित्सा सुविधा उत्कीर्ण होने के साथ द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो उच्च हो जाते हैं लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है। और प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अगला है आपका और आखिरी पॉइंट है, तो अंतिम अवस्था है क्या प्रजनशीलता एवं दोनों अधिक घट जाती है। देखिए अंतिम या तृतीय अवस्था में हम लोग साक्षर हो जाते हैं और हम लोग चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा और अन्य प्रकार की सुविधाओं में जो भी समझ आ जाता है और साक्षर बन जाते हैं। इस कारण से हम लोग जागरूक होकर अपना जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाता है, बढ़ता है लेकिन मंद और स्थिर गति से, यानी कॉन्सोनेंट रूप से बढ़ता है। तो यही है आपका आज का क्लास और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। हम लोगों को जनसंख्या के बढ़ावा पर रोक लगाना चाहिए। परिवार नियोजन, देखिए सबसे पहला थिंक है जनसंख्या रोक पर हमारा विचार है परिवार को थोड़ा सा जागरूक करके। अगर परिवार को आप जागरूक करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। तो जन्म को रोकना अथवा इसके अंतराल रखना है। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका। क्या कुछ एक पॉइंट है, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में 1758 में कहा था, क्या लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। किसने कहा? थॉमस माल्थस ने। लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, थॉमस माल्थस का कथन है ये। तो ये था आपका आज का क्लास और कुछ ऑब्जेक्टिव है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर पूछता तो अफ्रीका, दर पूछता तो अफ्रीका हो जाता। कौन सा एक विरल जनसंख्या, विरल जहाँ जनसंख्या कम, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए अटकामो तो मरुस्थल है, ध्रुव या ठंडा प्रदेश वहाँ क्यों जनसंख्या निवास अधिक करेगा। भूमध्य वहाँ गर्मी अधिक लगता है, इसीलिए दक्षिण पूर्वी एशिया या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तब सघन जनसंख्या वाला होगा। विरल जनसंख्या वाला नहीं है तो सघन, तो हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। आपका अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो अपकर्ष होगा तब वो हो जाएगा चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधा। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या बोले, जो आपको इस स्थल को छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, जैसे हो गया बेरोजगारी, महामारी, जल अभाव। और अपकर्ष कारक क्या हो गया, जो आपको उस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित करे, जैसे हो गया शैक्षणिक सुविधा, चिकित्सा सुविधा, रोजगार के अवसर, औद्योगिक के लिए अवसर। तो ये हो गया आपका शैक्षणिक सुविधा। अगला है ऑब्जेक्टिव और चौथा और लास्ट है, कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। तो 5 से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, नहीं 10 वर्ष लगे थे। 5 से 6 अरब बढ़ने में 1987 से 1999, अरे 10 वर्ष लगा है, 10 वर्ष लगा है। कौन सा सही नहीं है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जनसंख्या परिवर्तन घटक। आपको बताए जन्म दर 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र, ऐसा क्यों, आप लिख दीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित 3 भौगोलिक कारक बताएं। क्या जल की उपलब्धता, जलवायु, भू आकृति, मृदा, भौगोलिक कारक बताएं। तो ये हो गया आपका आज का क्लास, ये चैप्टर 2 आपका एंड हो गया। तो मिलते हैं आपका चैप्टर 3 का क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।